और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो क्वेश्चन जो जेआरएफ के लिए या नेट के लिए जो आईसीएआर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या वेरियस एग्जाम्स जैसे यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। और इवन इंटरव्यूज वगैरह में भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये इस एपिसोड में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एपिसोड में। ये मेरा तीसरी कड़ी है ये। और दो कड़ी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और वट एवर कंटेंट इज included in this video is based on my totally based on my experience in the field of forest administration, management, teaching and research in different parts of India. तो आज की शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, wood of following tree species is generally used for pulp making. पल्प मेकिंग के लिए कौन सी वुड जनरली यूज की जाती है? चार चॉइसेस हैं: निक्टेंथस आर्बोरिस्टिस, पिथोसेलेबियम डेल्सी, ल्यूसिएना लुकोसफेला, अजाडीरेक्टा इंडिका। यानी कि पहली तो है हरसिंगार, दूसरा है आपका जंगल जलेबी, तीसरा है सुगोबूल, और लास्ट वन इज नीम। तो आंसर विल बी ल्यूसिएना लुकोसफेला, सी, बिकॉज the wood content is very much appreciated by paper and pulp industries, and this tree is a very good agroforestry species, especially raised in South India. आपका आंध्रा में और तेलंगाना में इसका काफ़ी फेमस है ये फार्मर्स के बीच में। और इसके अलावा जो बैम्बू और यूकलिप्टस, ये भी पल्प वुड में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी जो स्पीशीज़ हैं तीन जो मेंशन की गई हैं इसमें, ये इसके लिए उपयोगी नहीं है पल्प इंडस्ट्री के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म GWP इज रिलेटेड विद। GWP मीन्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये किससे संबंधित है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से, हाइड्रोकार्बन एमिशन से, ग्रीन हाउस गैसेज से, या लेड पार्टिकल एमिशन। So here again the choice will be C, as the name indicate, global warming. तो global warming जो this is a major issue, major crisis which world is facing today, global warming and climate change. So this global warming and climate change is related to greenhouse gases. There are many greenhouse gases, as all of you know. Most common is carbon dioxide. उसके बाद आपकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। इस तरह से देयर आर 6 ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात है, तो इट इज़ नथिंग बट इट टेल अस ए न्यूमेरिकल वैल्यू with respect to potential of a particular gas, particular greenhouse gas. In this we take carbon dioxide as base. Global warming potential of carbon dioxide is assumed as 1, and in relation to that carbon dioxide global warming potential, global warming potential of other gases is फाइंड आउट। तो जैसे मीथेन जो है 27 टाइम्स मोर हार्मफुल है, बिकॉज 1 टन ऑफ द मीथेन हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब 27 टाइम्स ऑफ द मोर एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए मीथेन इज मोर हार्मफुल। तो दिस विल बी मोर क्लियर इन दिस टेबल। यहाँ आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 2।
तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक मान लिया, बेस ले लिया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में। तो मीथेन इसका 27 टाइम्स हार्मफुल है, नाइट्रस ऑक्साइड उससे भी ज़्यादा, अराउंड 289 टाइम्स, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेंट्स वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर में, स्प्रे में, और आपका ये एयर कंडीशनर्स में, तो ये तो 8000 टाइम्स ग्लोबल पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन लास्ट टू कॉलम यू कैन सी हाउ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज इन दी एटमॉस्फेयर। देखिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल में इसका कंसंट्रेशन था 280 ppm, ppm इज पार्ट पर मिलियन। तो नाउ करंट लेवल इज 408 ppm। तो यू कैन सी हाउ मच इट हैज इंक्रीज, अबाउट 150% इसका इंक्रीज हो गया। पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल में अबाउट 1750 जब आपकी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, उसके कंपेयर किया जाता है। तो मीथेन का उस समय था 700 ppb, ppb होता है पार्ट पर बिलियन, और ये हो गया मोर देन डबल, अब हो गया 1745 ppb। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड 270 ppb था पार्ट पर बिलियन, अब हो गया 314 ppb, यानी कि 15-20% ये भी इंक्रीज हो गया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो तब होते ही नहीं थे, और वो हो गया आपका 533 ppt, मतलब पार्ट पर ट्रिलियन। तो इतना ज़्यादा ये इन गैसों का प्रभाव बढ़ा है। दैट्स वाई दिस इशू ऑफ climate change and global warming has assumed a very dangerous proportion. Next question is the pollutant जो ओजोन is present in, जो ओजोन, दो किस्म की ओजोन होती है, एक गुड ओजोन एक बैड ओजोन। तो जो बैड ओजोन है वो पॉल्यूटेंट ओजोन होती है, वो कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर में। एज मोस्ट ऑफ यू नो दीज आर दी लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। जैसे ट्रोपोस्फेयर आपका ज़मीन के लेवल से, सी लेवल से अराउंड 11 किलोमीटर तक होता है, और उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। इसके बाद ये आपका मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर सबसे ऊपर होता है, और उससे ऊपर आयनोस्फेयर। तो ये जो अपनी ओजोन होती है O3, तो दिस इज प्रेजेंट मेनली इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है अराउंड 50 किलोमीटर अबव फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, तो वहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। It is not harmful in stratosphere because it protects the earth from ultraviolet rays. But when ozone is present near earth, that is in troposphere, अर्थ के लेवल से लेके 11 किलोमीटर के बीच में अगर ये रहती है, then it becomes very dangerous. And it is all human, it is produced due to human activity. तो ये रिएक्शन हैज बीन मेंशन्ड। ये रिएक्शन में क्या लिखाया गया है? NOx, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस हीट एंड सनलाइट, ये सब मिल करके बनाते हैं ओजोन को। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है बैड ओजोन है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल ओजोन। तो यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये आपने को, ये आते हैं हमारे पास, आपकी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए, फैक्ट्रियों की चिमनी है, और आपके जैसे ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ से आता है आपका थर्मल पावर हाउसेज का एग्जॉस्ट हो गया। और व्हेन दिस कंबाइंड विद रिएक्ट विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये ओजोन को जन्म देता है। This ozone, why this ozone is harmful in troposphere? Because it causes lot of irritation to human beings and other animal life, including chest pain and cough. ये खांसी वासी और ये आपका बहुत इरिटेटिंग वातावरण इससे बन जाता है। तो दैट्स वाई दिस हैज टू बी प्रिवेंटेड in troposphere.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडिसिनल प्लांट हैज गॉट एंटीवायरल एंड एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी। एंटीवायरल और एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी दोनों होनी चाहिए उस मेडिसिनल प्लांट में। तो चॉइस है आपका विंकारोजिया, टेक्सस बकाटा, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा और अडाथोडा वेसिका। यानी कि विंकारोजिया आपका एक कॉमन हर्ब है, ऑर्नामेंटल फ्लावर है, ये तकरीबन पार्क गार्डन के ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। इसको कहते हैं सदाबहार। टेक्सस बकाटा एक आपका टेम्परेट हिमालय का ट्री है, जिससे आपका कैंसर, टेक्सोल नाम की कैंसर दवा इससे बनाते हैं। और एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा इसको कहते हैं कालमेघ। और लास्ट है अडाथोडा वेसिका, दैट इज कॉल्ड मालाबार नेट और वसा, ये भी एक श्रब है। तो आंसर इज सी, इट इज कॉल्ड दैट इज एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। आपका जो इसको कालमेघ भी कहते हैं और भूई नीम भी कहते हैं। इट इज लीव्स आर वेरी वेरी बिटर। आपका ये नीम से भी बिटर होता है, नीम लीव से भी। इसको कहते हैं किंग ऑफ बिटर्स। और इसका जो खासियत ये है कि काढ़ा बनाते हैं गिलोय, इसको अमृता भी बोलते हैं, टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गिलोय। और गिलोय और कालमेघ को मिला के ये काढ़ा बनाते हैं, जो कि कोविड ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव प्रूव हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव of 2020 and 21 respectively. So this is the real medicinal value of this कालमेघ. Next question is question number 5. Prominent tree species of Thar desert. Thar desert जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब and some portion of Haryana it is spread. उसका prominent tree इन चारों में से मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक और सहजम, टमरिंड इज इमली, खेजड़ी इज प्रोसोपिस सिनेरेरिया और मलबरी इज सहतूत। तो आंसर इज सी, दैट इज खेजड़ी। तो खेजड़ी और प्रोसोपिस सिनेरेरिया इज ए वेरी, इट इज ए मोस्ट प्रोमिनेंट ट्री ऑफ डेजर्ट, क्योंकि इसकी पॉड जो हैं चाहे गीली फॉर्म में हो या ड्राइड फॉर्म में हो, रा फॉर्म में हो, ड्राइड फॉर्म में हो, they are used as vegetables. Leaves are used as fodder for animals. बल्कि during the winter season complete tree is lopped for the fodder purpose. जो लॉपिंग करके उसके पत्तों को गिरा देते हैं और वो फिर स्टोर करके रखते हैं फॉर एनिमल्स। और जब सर्दियों के बाद गर्मियों में फिर वो उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है पत्तों की। Canopy becomes full of leaves, and this tree is very useful in agroforestry. Rather, research has proved that whatever agricultural crop is raised in the shade of Prosopis cinerea, there is huge increase in the productivity of overall productivity, जिसमें पेड़ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चाहे आप ज्वार लगाइए, बाजरा लगाइए, मूंग लगाइए, मोठ लगाइए। तो इट इज़ वेरी यूजफुल ट्री। और आपका वुड जो है वो स्मॉल टिम्बर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और इस पेड़ की अहमियत ये देखिए, 1730 में 1730 के आसपास खेजड़ली गांव ऑफ जोधपुर, देयर अमृता देवी बिश्नोई लेड हर लाइफ अलॉन्ग विद 2 daughters, और उसके साथ बहुत लोग, मोर देन 200 पीपल वर किल्ड बाई सोल्जर्स ऑफ महाराजा ऑफ जोधपुर बिकॉज दे वर नॉट अलाउइंग कटिंग ऑफ खेजड़ी ट्रीज। तो इन लोगों ने जान दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडिसिनल प्लांट हैज गॉट रिजुविनेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपको शरीर में ताकत के लिए, रिजुविनेट करने के लिए कौन सा प्लांट उपयोगी है? वाइथेनिया सोमनिफेरा, अडाथोडा वेसिका, एलोवेरा और वाइटेक्स निगुंडो। तो आंसर इज ए, दैट इज वाइथेनिया सोमनिफेरा। इसको कहते हैं अश्वगंधा।
या विंटर चेरी के नाम से भी कहते हैं, इसको इंडियन जेनसिंग भी कहते हैं। इसकी ये मेडिसिनल वैल्यूज हैं, बिकॉज इट प्रमोट मसल ग्रोथ, इट इम्प्रूव ह्यूमन इम्यूनिटी, इट इम्प्रूव फर्टिलिटी इन मैन, और it reduces anxiety also. So there are lot of medicinal uses of this plant, and it is very prominent medicinal plant since time immemorial. चरक के ज़माने से ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिग्मी हॉग, दैट इज ए वाइल्ड पिग, इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है? चार चॉइस हैं अगेन, एरिड रीजन ग्रासलैंड में, मॉइस्ट रीजन ग्रासलैंड में, टेम्परेट ग्रासलैंड में, या अल्पाइन मीडोज में। तो ये पिग्मी हॉग क्या चीज़ है? एक वाइल्ड पिग होता है और बहुत छोटा सा पिग होता है। तो आंसर इसका बी है, दैट इज इन मॉइस्ट रीजन ग्रासलैंड में। ये मॉइस्ट रीजन ग्रासलैंड में मिलेगा। ये देखिए छोटा सा ये होता है इसका। इनफैक्ट इट इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग और क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की, और इसका वेट मुश्किल से 8 किलो का होता है। लेकिन वेयर एवर इट इज फाउंड इन मोस्ट काइंड ऑफ ग्रास लैंड, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ साउंड मैनेजमेंट स्टेटस ऑफ द ग्रास लैंड हैबिटेट। इसका मतलब आपका हैबिटेट साउंडली मेंटेन्ड है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस तरह के हैबिटेट मिलते हैं अपने आसाम में और वेस्ट बंगाल में। तो सब टाइप ऑफ हैबिटेट्स दे आर यूज्ड बाई आसाम की काजीरंगा में, जहाँ राइनो है, स्वैम्प डियर है, दैट इज बारासिंगा, और वाइल्ड बफेलो, बंगाल फ्लोरिकन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, और इसकी प्रेजेंस यही बताती है कि आपका ग्रास लैंड इज वेल मेंटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन गूजबेरी इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है इंडियन गूजबेरी? जामुन को, वुड एप्पल को, आंवला को, या कस्टर्ड एप्पल को? जामुन ऑल ऑफ यू नो, साइजियम कुमनाई, वुड एप्पल इज बेल और ईगल मार्मालोस, आंवला जो आपका अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, और कस्टर्ड एप्पल आपका हो गया शरीफा या सीताफल। तो इसका आंसर है आंवला, सी। तो आंवला ऑल यू नो ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन। इवन आपका अगर 100 ग्राम आंवला लिया जाए तो उसमें जो विटामिन कंटेंट हैं वो 20 टाइम्स मोर देन ऑरेंज हैं और 30 टाइम्स मोर देन लेमन है। तो it is a very rich source of vitamin C, and most of you know that it is used in pickles, murabbas, mouth freshener. It is also chief ingredient of triphala powder, च्यवनप्राश में भी ये डलता है along with other ingredients। और 2 अदर इंग्रेडिएंट त्रिफला के कौन कौन से हैं? आंवला, हर्रा एंड बहिड़ा, दैट इज टर्मिनेलिया टेबुला एंड टर्मिनेलिया बेलेरिका, इन ऑल इन इक्वल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन मार्गो ट्री इज, इंडियन मार्गो ट्री किसको कहा जाता है? महुआ को, नीम, बेल एंड बेर, कौन से पेड़ को आप इंडियन मार्गो ट्री से बुलाते हैं? तो आंसर है नीम, बी। नीम ऑल ऑफ यू नो हैज गॉट लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, पाउडर भी बहुत अच्छा है ये, इसके लीव्स, और इसका जो ओनियन स्मेलिंग कंपाउंड होता है इसके लीव्स में, which helps in repelling insects and termites, and neem leaves are kept between clothes and books for preserving purpose। इसको लोग गेहूं की बोरियों में भी रख लेते हैं ताकि गेहूं में आपका कीड़ा ना लगे। और नीम सीड ऑयल की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपका स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। नीम सोप इज वेरी कॉमन, and this present central government has
initiated another use of neem, that is neem coated यूरिया, ताकि यूरिया का कहीं मिस यूज ना हो फॉर अदर पर्पज। फॉर एग्जांपल यूरिया से कई लोग सिंथेटिक मिल्क बना लेते हैं, इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं, तो नीम कोट कर दिया जाता है यूरिया को। और इसका जो नीम सीड केक है दैट इज आल्सो यूज्ड एज मैन्योर सॉरी। तो दैट्स व्हाई होल पार्ट ऑफ नीम, होल ट्री इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री इज कॉल्ड इंडियन बटर ट्री। बटर ट्री कौन सा होता है? साल, महुआ, कुसुम एंड कटहल। साल यू नो सूर्या रोबस्टा, महुआ इज मधुका लॉन्गिफोलिया और मधुका इंडिका आल्सो, कुसुम इज कैलिचेरा ओलियोसा एंड कटहल इज आर्टोकार्पस। तो आंसर इज बी, दैट इज महुआ, मधुका लॉन्गिफोलिया। It is a very important and significant tree of central India, where tribals they utilize the flowers of this tree in preparing local liquor। और इनकी कल्चर में बहुत बड़ा इसका योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है इस लिकर का। और जनरली this tree is found in deciduous forest of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, छोटा नागपुर इलाका है जो आपका झारखंड के आसपास, उड़ीसा, तो इन सब जगह ये पाया जाता है। तो these photographs show you how the flowers and seed look like। Next question is which tree is called wood apple। अब वुड एप्पल कौन सा है? नंबर 1 सीताफल और शरीफा, नंबर 2 बेल, नंबर 3 बेर दैट इज जीजीफस, और नंबर 4 एप्रिकॉट। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बेल। एजल मार्मालोस को वुड एप्पल कहा जाता है। अब एजल मार्मालोस का क्या सिग्निफिकेंस है? Leaves are, it is a religious tree, leaves are offered to on शिवलिंगा, शिवलिंग को ऑफर किए जाते हैं शिव जी की याद में। और फ्रूट पल्प इसका बहुत बढ़िया टॉनिक है, और दिस इज यूज्ड इन डिसेंट्री, डायरिया एंड फॉर डाइजेशन पर्पज। और इसका शरबत बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। जो फ्रूट पल्प से शरबत बनता है, बेल स्क्वैश, इज वेरी गुड इन समर सीजन फॉर स्टोमक कूलिंग। और दशामूल ऑफ आयुर्वेदा, दशामूल एक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि 10 मूल, 10 वनस्पतियों की जड़ों को मिला के बनाते हैं। तो एक जड़ इस पेड़ की भी होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दशामूल। तो ये इस पेड़ की सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच पाइन स्पीशीज इन इंडिया इज टैप्ड रेगुलरली। रेजिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी पाइनस स्पीशीज जो है वो रेगुलरली टैप की जाती है? पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वालिकियाना, पाइनस जिरार्डियाना और पाइनस केसिया। तो पाइनस रॉक्सबर्गाई को कहते हैं चीड़ पाइन, पाइनस वालिकियाना आपकी ब्लू पाइन है या कैल है, दैट इज ए कॉमन एसोसिएट ऑफ देवदार इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। पाइनस जिरार्डियाना आपका होता है तिलगोजा पाइन, ये सबसे ऊंचा मिलता है। जो बाकी पाइन जो लिखी हुई हैं इनसे भी कंपेरेटिवली अपर रीजन्स में होता है। पाइनस केसिया आपका होता है मेघालय साइड में, खासी गारो हिल्स के अंदर। इसका आंसर है ए, पाइनस रॉक्सबर्गाई। सबसे बढ़िया जो आपका रेजिन टैपिंग होती है वो पाइनस रॉक्सबर्गाई में होती है। इसकी टिम्बर ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होती। ब्लू पाइन दैट इज पाइनस वालिकियाना, इसकी टिम्बर ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन टैपिंग के लिए रेजिन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें आपका जो देर आर 2 प्रोमिनेंट प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस रॉक्सबर्गाई। इसमें टर्पेंटीन ऑयल निकलता है अबाउट 70% और 17% तक निकलता है रोजिन।
और दोनों ही टर्पेंटिन ऑयल, ये तो आपका ये पेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, वार्निशेस ये सब इसमें बहुत इस्तेमाल होता है। और रोजिन भी आपका सोप में, पेपर पेंट्स में, सीलिंग वैक्सीज वगैरह बनाए प्रोडक्शन में इट इज़ यूज्ड। तो दिस ट्री इज वेरी यूजफुल ट्री इन लोअर पोर्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। लेकिन इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी है, बिकॉज फायर हजार्ड को फैलाने में इस पेड़ का बड़ा योगदान है, क्योंकि ये रेजिन जो है ये इट इज़ वेरी फायर कैचिंग मटेरियल, तो आग भी इससे बहुत जल्दी लग जाती है। और दूसरा इसका नुकसान है कि नीडल्स दे डू नॉट डिकम्पोज वेरी इजीली इन दी फॉरेस्ट, तो उसमें भी आग फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल किनो that is a kind of gum is obtained from which tree? Pterocarpus marsupium, Lania coromandelica, Bootia monosperma, and last choice is Bahunia retusa. तो जो बंगाल किनो है ये आपका एक गम होता है, ये निकलता है बूटिया मोनोस्पर्मा से। तो चॉइस इज सी, इसको बूटिया गम भी कहते हैं क्योंकि ये बूटिया मोनोस्पर्मा से एग्जीक्यूट करता है। तो लोकली दिस ट्री इज कॉल्ड पलाश और ढाक, इसके कि फ्लावर से रेड कलर की डाई भी मिलती है। तो ढाक वही पेड़ है जिसके ऊपर एक मुहावरा भी है, प्रोवर्ब है, ढाक के 3 पात, यानी कि किसी को कितना समझाओ लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, उसने वही बिहेव करना है जैसा वो पहले करता रहा। तो ढाक के 3 पात, वही ढाक के 3 पात रहेंगे। तो ये दिस फेमस सेइंग और प्रोवर्ब इज आफ्टर दिस फेमस ट्री ऑफ बुटिया मोनोस्पर्मा। और इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसके जो रेड कलर फ्लावर्स हैं दे लुक वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग समर सीजन, और दूर से लगता है कि जंगल में कहीं आग लगी हुई है। इस तरह से बहुत जंगल अच्छा वेरी अट्रैक्टिव लुक इट प्रेजेंट इन दी फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलाई गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सलाई गम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट गम है, ये कौन से पेड़ से निकाला जाता है? बोसवेलिया सेरेटा, एनोजेसिस लेटिफोलिया दैट इज धावड़ा, टर्कुलिया उरेंज इसको कहते हैं कुल्लू गम, और आपका बाहुनिया रेटूसा ये कचनार की एक वैरायटी है। तो सलाई गम मिलता है हमें बोसवेलिया सेरेटा से। चॉइस इज ए। ये भी एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का पेड़ है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा वगैरह में काफ़ी कॉमन है। और एवरेज एनुअल यील्ड ऑफ सलाई गम जो एक पेड़ से निकलता है दैट इज अबाउट 1 kg, और कभी कभी 2 kg तक भी एक साल में निकल जाता है। और इसके बहुत सारी यूजेज हैं, जैसे कि धूप अगरबत्ती में खुशबू के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। एंड a lot of Ayurvedic formulations are also prepared for treating asthma and joint pain, arthritis। तो ये सब बीमारियों में इसका उपयोग होता है। तो दैट इज ए वेरी फेमस गम एंड वेरी कॉस्टली आल्सो। एंड नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन। ये आजकल नया स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का कि स्टेटमेंट दी होती है तो उसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गम कराया दैट इज टर्कुलिया उरेंज इज नॉन एज इंडियन ट्रेगाकंथ। तो गम कराया को इंडियन ट्रेगाकंथ कहा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है गम्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और रेजिन जो हैं दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है कि 1, 2 and 3 ऑल आर रॉन्ग। नंबर बी ऑप्शन है कि सिर्फ पहली वाली ही करेक्ट है। सी है कि दूसरी और तीसरी करेक्ट हैं। और डी है कि ऑल आर करेक्ट।
तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो first of all you must know what is gum and what is resin, what is difference between gum and resin। देखिए, गम जो हैं दे आर मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, और रेजिन जो हैं दे आर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंपोज्ड ऑफ टर्पेंटीन। और जब आपको रेजिन को आप जलाएंगे ना, व्हेन इट इज पुट ऑन फ्लेम, तो इसमें से स्मोकी फ्लेम निकलेगा, धुआं निकलेगा व्हेन इट इज इग्नाइटेड रेजिन में से। और गम में से आपको ये डिकम्पोज हो जाएगा, काला हो जाएगा विदाउट मेल्टिंग ऑन हीटिंग, इसलिए मेल्ट नहीं होगा, बर्न हो जाएगा काला होकर के। और रेजिन जो है वो जलेगा और धुआं निकालेगा। और ये याद रखिए कि रेजिन जो हैं पानी में सॉल्यूबल नहीं होते, वो हमेशा रेजिन आर सॉल्यूबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है। बट गम्स आर जनरली सॉल्यूबल, जनरली दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, और या फिर वाटर में वो थोड़े वेट होकर के थोड़े स्प्रेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये आपकी सेकंड एंड थर्ड दे आर ट्रू, because resins are generally insoluble in water but they are soluble in organic solvent। और गम्स का लिखा है गम्स आर जनरली insoluble in alcohol, ether and other organic solvent, दिस इज आल्सो ट्रू। और पहले वाला भी ट्रू है कि गम कराया जो है आल्सो नोन एज इंडियन ट्रेगाकथ। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि ऑल आर करेक्ट, सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। अब ये इंडियन ट्रेगाकंथ क्या है, तो ट्रेगाकंथ को देखो अब क्या है। ट्रेगाकंथ एक्चुअली है एक शरब है मिडल ईस्ट, इराक ईरान के आसपास के इलाके में मिलती है, सऊदी अरेबिया। बोटेनिकल नेम इज एस्ट्रागेलस गमीफर। इसमें से आपका रेजिन टाइप मटेरियल निकलता है, दैट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, और इट इज आल्सो यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, हैंड लोशन, जेली। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है इंडिया में, ये जो लिखा है गम कराया, दैट इज टर्कुलिया उरेंस। तो इंडियन इसका सब्स्टिट्यूट है टर्कुलिया उरेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन ट्रेगाकंथ। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो करेक्ट चॉइस इज डी। ये आपका पेड़ दिखाया गया है टर्कुलिया उरेंस का। देखिए, इसका जनरली बाहर की वेरी वेरी स्मॉल साइज ट्री, बहुत बड़ा नहीं होता ये, पत्ते इसके थोड़े बड़े होते हैं, बिग साइज लीव्स आर देयर, एंड बाहर की जनरली वाइट कलर बार, जैसे यूकलिप्टस का वाइट कलर होता है इसी तरह से इसका होता है। इसमें व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, one scientist, Dr. Venugopal, he is imparting training to the local villagers, local tribals को वो training दे रहे हैं how to make a cut in this tree, and from that cut this resin will come out, gum will come out। तो this Dr. Venugopal is a scientist belonging to MP MFP Federation। वो ये 8-10 साल पुरानी फोटो है, इससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो MP MFP फेडरेशन, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, दे लुक आफ्टर ऑल दीज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी ट्रेडिंग वगैरह में भी वो करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं MFP को। और तो इसमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है गांव वालों को कि इस तरह से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गम इससे ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये बता रहे हैं कि कैसे कट लगाना, जो आपका बोल में, ट्री बोल में विद ए टैपिंग नाइफ, हाउ कट हैज टू बी मेड। पीछे आपके पीसी से खड़े हैं मिस्टर BR खरे, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अलॉन्ग विद अदर विलेजर्स। और ये देखिए, एक ट्राइबल वुमेन श्रीमती गैस रानी, ही ट्राइंग हर हैंड
फॉर मेकिंग कट ऑन दिस ट्री। और ये देखिए कट लगाने के बाद इस तरह से इन दिस वे ये गम कराया बाहर आ रहा है आपका। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और लगभग एक पेड़ में 1 किलो से ज़्यादा ही ये गम आ जाता है एक सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन 3 स्टेटमेंट, 3 नेम्स आर गिवन। पहला नेम है ब्लैक बक, दूसरा है बारासिंगा दैट इज कॉल्ड स्वैम्प डियर। बारासिंगा का मतलब है इसके 12 सींग हो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बारासिंगा। और तीसरा है चौसिंगा, चौ मतलब 4 सींग वाला। अब विच स्टेटमेंट आर ट्रू, इन तीनों के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर 1 इज एंटीलोप एंड 2 and 3 आर डियर। नंबर 2 1 and 2 आर एंटीलोप एंड थर्ड वन इज डियर। नंबर सी है आपका, सी स्टेटमेंट है ऑल आर एंटीलोप। और डी है आपका 1 and 3 आर एंटीलोप एंड 2 डियर। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एंटीलोप और डियर में फ़र्क क्या है। देखिए जो डियर होता है उसके जो सींग होते हैं उनको कहते हैं एंटलर। डियर के सींगों को कहते हैं एंटलर। एंड एंटलर मेल डियर में होता है, ये फीमेल में नहीं होता। तो मेल डियर सपोर्ट्स एंटलर्स, और एंटलर्स फेल डाउन एवरी ईयर एंड दे शेड, इसको कहते हैं शेडिंग ऑफ एंटलर्स। दे शेड द एंटलर्स एवरी ईयर एंड दे ग्रो एवरी ईयर। हर साल वो गिरेंगे, हर साल वो उसके बाद नए एंटलर आएंगे। while antelopes have horns that are permanent. एंटीलोप सपोर्ट हॉर्न, वो हॉर्न को सपोर्ट करते हैं जो कि हॉर्न हमेशा परमानेंट रहते हैं। और ये जो मेल डियर है ये एंटलर रखता है जो कि हर साल शेड होंगे और हर साल ग्रो करेंगे। तो इसमें आपका ये जो फिर से पुरानी फिर चलते हैं, तो ब्लैक बक जो है ये आपका डियर नहीं है, ये एंटीलोप है। इसी तरह चौसिंगा जो है ये भी एक एंटीलोप है। बारासिंगा इसमें डियर है। तो लास्ट वन ये करेक्ट चॉइस ही डी। तो ब्लैक बक आप याद होगा, आप मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग 1999 में Salman Khan was the actor, famous film actor. Salman Khan was associated with the illegal hunting of black buck in Rajasthan in Jodhpur area while he was doing shooting for the film हम साथ साथ हैं। तो ये और भी 3-4 और फिल्म इसके एक्टर एक्ट्रेस थे, they were involved in this hunting of these animals, and that case is still going on in जोधपुर कोर्ट। अभी भी वो हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। तो ब्लैक बक जो है वो डियर नहीं है, वो एक एंटीलोप है दैट सपोर्टिंग परमानेंट हॉर्न अलॉन्ग विद चौसिंगा। और बारासिंगा दैट इज कॉल्ड स्वैम्प डियर, ये आपका एक डियर है एक्चुअल में। और ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश स्टेट का, रिमेंबर दिस। तो ये कान्हा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। उन्होंने तो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है इसको एज ए मैस्कट, यानी कि उन्होंने अपना एक लोगो बनाया है और इसको नाम दिया है बारासिंगा को भूर सिंह। ये देखिए ये इसका फोटो है और ये साथ में लिखा हुआ है भूर सिंह द बारासिंगा। ये उनका ऑफिशियल मैस्कट है कान्हा टाइगर रिजर्व का। दैट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व हैविंग ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बारासिंगा in that tiger reserve. Next question is, wood of which tree species is most useful for ternary, carving and toy making? यानी कि कारपेंटर्स को कौन सी ट्री स्पीसीज वुड जो है वो लुभाती है, अच्छी लगती है इन 4 में से?
ऑफ नेचुरली फ्रॉम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसको टर्न कर सकें, कार्विंग कर सकें और टॉय मेकिंग कर सकें। तो टर्मिनेलिया अर्जुना, डायस्पारस मेलानोक्सिलॉन, अकेशिया कटेचू और राइटिया टिंक्टोरिया। तो इसमें चॉइस है लास्ट वन, राइटिया टिंक्टोरिया। इसको कहते हैं दुद्धि, और यही वही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पेड़ है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का। और इसके सीड्स की भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल करेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, और वूंड हीलिंग में भी सीड्स का इस्तेमाल होता है। तो दुधी टिम्बर इज वेरी गुड फॉर फर्नीचर मेकिंग, फॉर कार्विंग पर्पज एंड फॉर टर्नरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कच्छ एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्री स्पीसीज। आपको कच्छ कहाँ से मिलता है? आर्टोकार्पस स्पीसीज दैट इज कटहल, अकेशिया कटेचू दैट इज इससे आपका कत्था निकलता है, और सीजलपिनिया सेपन जो कि छोटा साइज का पेड़ रहता है साउथ इंडिया में, और टेरोकार्पस शांतिलेनस जिसको रेड सैंडर्स बोलते हैं, बहुत वैल्यूएबल टिम्बर है दक्षिण भारत की। इसका करेक्ट चॉइस है बी, कटेचू, अकेशिया कटेचू, खैर खैर जिसे कहते हैं। तो कच्छ एक्सट्रैक्ट इज नेचुरल टैनिन, ये एक पाउडर फॉर्म में होता है कच्छ एक्सट्रैक्ट। इसके जो हार्ड वुड को पाउडर बनाने के बाद ये कच्छ एक्सट्रैक्ट निकलता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकेशिया कटेचू, एंड दिस इज ए वेरी स्मॉल थॉर्नी ट्री नेटिव ऑफ दिस ऑलमोस्ट ऑल ट्रॉपिकल इंडिया में ये मिल जाता है अकेशिया कटेचू। और सप्पनवुड से और टेरोकार्पस शांतलिनस से, इन दोनों से भी कलर डाई निकलती है। तो सप्पनवुड को बोलते हैं, जो डाई निकलती है उसको कहते हैं ब्राजीलियन। और ये तो रेड सैंडर्स तो वैल्यूएबल टिम्बर है ही है, इसके साथ इसको भी आप डाई बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायरोबालान फ्रूट टैन्स। टैन्स होते हैं जिनसे टैनिन निकालते हैं, जो चमड़ा रंगाई या क्लोथ रंगाई में काम आते हैं। तो मायरोबालान फ्रूट टैन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच स्पीसीज। एक काइंड ऑफ अकेशिया स्पीसीज को कहा जैसे कि फ्रूट होने चाहिए, या एक काइंड ऑफ टर्मिनिया स्पीसीज, या काइंड ऑफ आर्टोकार्पस स्पीसीज, या काइंड ऑफ डिप्टेरोकार्पस स्पीसीज। कौन से स्पीसीज के फ्रूट को अपन मायरोबालान फ्रूट टैंट बोलेंगे? तो आंसर है बी, टर्मिनेलिया स्पीसीज। दो टर्मिनेलिया मेनली हैं, टर्मिनेलिया चेपुला और टर्मिनेलिया बेलेरिका। यानी कि एक हर्रा, हरड़, एक पहेड़ा। इनसे जो फ्रूट हैं इसमें से आपका टैनिन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो आपके ये कपड़ा रंगने में या आपका चमड़ा रंगने में, टैनिंग में काफ़ी, क्यूरिंग में काफ़ी काम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पेयर दी होगी, 3 पेयर हैं। कैनेरियम ट्रिप्टम के साथ ब्लैक डामर, बटेरिया इंडिका के साथ वाइट डामर, और होपिया ओडोरोटा के साथ रॉक डामर। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहली 2 करेक्ट हैं, या दूसरी तीसरी करेक्ट है, या फर्स्ट एंड थर्ड वन दे आर करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट? देखो ये तीनों स्पीसीज जो हैं ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की स्पीसीज, कैनेरियम ट्रिप्टम भी, वटेरिया इंडिका भी, और होपिया ओडोरटा भी। अब ये एक में ब्लैक डामर निकल रहा है, एक में वाइट, एक में रॉक। तो ये आंसर है इसका डी, ऑल आर करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डामर। तो डामर जो है एक किस्म का गम है, यानी कि एक सॉलिड रेजिन है जो कि डिप्टेरोकार्पस फैमिली के ट्री से निकलता है। तो और ये सारे के सारे डिप्टेरोकार्पस स्पीशीज से जाते हैं, चाहे कैनेरियम ट्रिप्टम हो, वटेरिया इंडिका हो, या होपिया ओडोरटा हो। तो इन ये सबसे आपका डामर गम इज ऑब्टेन्ड। So these damers are partly soluble in alcohol and acetone, but and completely soluble in benzene and turpentine.
ये इनकी खासियत है और यूजेज इनका बहुत है। Tamars are used in manufacture of paper, wood varnishes, lacquers and inferior quality paints में। और ये जो यूज होते हैं इसका एक और उपयोग है कॉल्किंग ऑफ बोट्स, यानी कि बोट में जो ओपनिंग होती हैं उसको भरने के लिए फिलिंग पर्पज ये आपके डामर यूज होता है। तो ये तीनों पेयर बिल्कुल ठीक है। कनेरियम टिक्टम से आपका ब्लैक डामर निकलता है, वटेरिया इंडिका से आपका वाइट डामर निकलता है और होपिया ओडोरटा से जो डामर निकलता है उसको कहते हैं रॉक डामर, जो कि सबसे ज़्यादा सॉलिड रॉक की तरह होता है। और कॉल्किंग ऑफ बोट में यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, होपिया ओडोरटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्जन ऑयल इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किस स्पीशीज से गर्जन ऑयल निकलता है? डिप्टेरोकार्पस स्पीशीज, आर्टोकार्पस स्पीशीज, सोरिया स्पीशीज और होपिया स्पीशीज। अगेन ऑल स्पीशीज परटेन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा ए। गर्जन नाम होता है डिप्टेरोकार्पस की बहुत सारी स्पीशीज हैं। डिप्टेरोकार्पस टर्बिनेटस है, डिप्टेरोकार्पस अलाटस है, डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस है, डिप्टेरोकार्पस ग्रिफिथियाई है। तो इन सबसे जो ऑयल निकलता है दैट इज कॉल्ड गर्जन ऑयल। और ये परफ्यूम इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होता है, बहुत खुशबूदार होता है और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इट इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्टेन टू फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी FAC under Forest Conservation Act 1980 is held under the chairmanship of। तो FAC एक बड़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में। इसमें ये जो FAC होती है ये डिस्कस करती है ऑल दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन केसेस जो स्टेट गवर्नमेंट सबमिट करती हैं मंत्रालय को फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। तो ये FAC में सारे डिस्कस होते हैं। तो ये FAC के चेयरमैन कौन है? नंबर 1 मिनिस्टर MOEF&CC या डिप्टी मिनिस्टर MOEF&CC या फिर सेक्रेटरी या फिर DGF यानी कि डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी MOEF&CC। इसमें किसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है FAC की? तो आंसर इज डी। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं जिसको स्पेशल सेक्रेटरी भी कहा जाता है मंत्रालय का, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी मीटिंग करती है। और इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी या इकोनॉमिक्स या सोशल कॉज के लिए या एनवायरमेंटल कॉज के लिए जिनका बड़ा योगदान है। इस तरह के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर आल्सो देयर फॉर ए टर्म ऑफ 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट आपकी दे रखी हैं, ये भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। नंबर 1 है, पहली स्टेटमेंट क्या है? रेजिंग टी, कॉफी, रबर, पाम ऑयल प्लांटेशन बाय स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशंस डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये देखिए सारी कमर्शियल प्लांटेशन हैं, टी, कॉफ़ी, रबड़, पाम ऑयल। अगर ये रेज की जा रही हैं स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। तो पहली स्टेटमेंट ये है। नंबर 2 स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इको फ्रेंडली टॉयलेट्स इन नेशनल पार्क बाय ए NGO does not require approval under Forest Conservation Act 1980। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहली ट्रू है या दूसरी ट्रू है या बोथ आर ट्रू या बोथ आर रॉन्ग? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी, बोथ आर रॉन्ग। क्योंकि कमर्शियल प्लांटेशन तो अलाउड ही नहीं। फॉरेस्ट को क्लियर करके वन कैन नॉट रेज कमर्शियल प्लांटेशन, क्योंकि ये सब बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश हो जाता है इन चीज़ों से।
तो नंबर 1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट अलाउड अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दूसरा है अबाउट इको फ्रेंडली टॉयलेट, ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इको फ्रेंडली टॉयलेट की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है तो और वही ऑपरेट करता है इको फ्रेंडली टॉयलेट को, देन इट इज अलाउड। एनजीओ इज नॉट अलाउड इनसाइड नेशनल पार्क फॉर दिस पर्पज। होप इट इज क्लियर टू। ये लिखा भी है रेजिंग कमर्शियल प्लांटेशन इन फॉरेस्ट लैंड नॉट परमिटेड अनलेस अप्रूव्ड बाय एफसीए, लेकिन आजकल ये एफसीए में भी अप्रूवल नहीं होगा क्योंकि कमर्शियल प्लांट तो अलाउड ही नहीं। दूसरा है टॉयलेट्स का, सब टॉयलेट्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज्ड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एंड नॉट बाय एनजीओ और प्राइवेट पार्टी। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर बनाते हैं और उसको मैनेज करते हैं इको फ्रेंडली टॉयलेट को, देन इट इज परमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिसिन फॉर क्यूरिंग मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क। कौन से ट्री के बार्क से मलेरिया की दवाई बनती है? ईडल मार्मालोस, सेलिचोरा ओलिएसा, सांतलम अल्बम, अल्बस्टोनिया स्कॉलरिस। ईडल मार्मालोस वही है बेलपत्र, सेलिचोरा ओलिएसा कुसुम, सांतलम अल्बम इज चंदन और अल्बस्टोनिया आपका होता है सप्तपर्णी। तो आंसर इज डी, दैट इज सप्तपर्णी। अल्बस्टोनिया स्कॉलरिस एवरग्रीन ट्री है, ज़्यादातर मॉइस्ट कंडीशन में आता है। एंड दिस ट्री इज आल्सो कॉल्ड स्कॉलर ट्री, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्बस्टोनिया स्कॉलरिस या ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहते हैं। यूरोप में से इसका ये नाम आया है, यूरोपियन कंट्री से। इसके पहले ज़माने में वुडन स्लेट्स बनाते थे और इसका डेविल ट्री भी इसको कहते हैं बिकॉज देयर इज ए पॉपुलर बिलीव दैट द एविल स्पिरिट्स लिव ऑन दिस ट्री। तो इसके बार्क से एक मलेरिया की दवाई बनाई जा सकती है, बड़ा कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है इसके बार्क का। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट सॉरी, तो 3 स्टेटमेंट आपकी दी हुई। पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट कवर रफली 5 बिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया और दैट इज 38% ऑफ ग्लोबल लैंड सरफेस। एरिया दे रखा है ग्लोबल फॉरेस्ट का और एरिया परसेंटेज ऑफ ग्लोबल लैंड सरफेस दे रखा है। नंबर 2, एज कार्बन सिंक्स वर्ल्ड फॉरेस्ट एब्जॉर्ब अबाउट 2 बिलियन टन ऑफ कार्बन एवरी ईयर। ये कार्बन नहीं आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। नंबर 3 है 18% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट आर विद इन लीगली एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि वर्ल्ड के जो 18% जंगल हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज में है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? ए है 1 and 2, 1 and 2 आर करेक्ट। बी चॉइस है 2 and 3 आर करेक्ट। सी है 1 and 3 आर करेक्ट और डी है ऑल आर करेक्ट। तो इसमें 2 और 3 तो करेक्ट है, यानी कि चॉइस आपका चॉइस इसमें रहेगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो ग्लोबल फॉरेस्ट हैं वो रफली 4 बिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया कवर करते हैं ग्लोबली और विच कम्स आउट टू बी अबाउट 31% ऑफ ग्लोबल लैंड सरफेस। और तो लेकिन ये जो आपने दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है ग्लोबल फॉरेस्ट कवर रफली 5 बिलियन हेक्टेयर और 38%, ये गलत है। और बाकी जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल ठीक है। 18% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट विद इन प्रोटेक्टेड एरिया, दिस इज करेक्ट। और एज ए कार्बन सिंक वर्ल्ड फॉरेस्ट अब्जॉर्ब अबाउट 2 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3 तो ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। If you can like the content of this video, then please hear it, comment it
comment on it, the content, and you must subscribe to this channel, this video channel. And because this is my purpose of this video is just to educate, just to impart education to all the candidates free of cost who are preparing for various kind of exams while dealing with forestry as a subject. It is a total social cause, noble cause. That's why I request all of you, if you like the content, then you must share it with your colleagues and subscribe this channel also. So आज का इतना ही, और very soon we will be coming with part 4 also. So, नमस्कार.